नमस्कार। आज के इस विशेष करंट अफेयर्स विश्लेषण में हम उन 13 सबसे अहम खबरों पर गहराई से चर्चा करेंगे जो यूपीएससी के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण हैं। यहाँ हम सिर्फ सतही बातें नहीं करेंगे, बल्कि इन ताज़ा घटनाओं को सीधे स्टैटिक सिलेबस के आधार से जोड़कर समझेंगे। तो बिना समय गवाए चलिए सीधे शुरुआत करते हैं। जानकारी को सही से समझने के लिए आज की चर्चा को मुख्य रूप से 4 जीएस थीम में बांटा गया है। इसके बाद हम मेंस के लिए कुछ सटीक फ्रेमवर्क देखेंगे और आखिर में पूरे टॉपिक को पक्का करने के लिए एक रैपिड फायर रिवीजन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जनरल स्टडीज पेपर 3 के तहत अर्थव्यवस्था और तकनीक से जुड़े अपडेट्स पर नजर डालते हैं। हमारे सामने इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी आईआईपी का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स वर्तमान घटनाओं से जुड़ते हैं। हाल ही में जो 4.1% की विकास मंदी देखी गई, उसका सीधा संबंध पश्चिम एशिया के भू राजनीतिक तेल संकट से है। असल में जब पेट्रोलियम की आपूर्ति प्रभावित होती है तो इनपुट लागत अपने आप बढ़ जाती है और यही कारण है कि विनिर्माण मार्जिन पिछले 5 महीनों के सबसे निचले स्तर पर आ गिरा है। अब तकनीक के मोर्चे पर एक बड़ा ही अनोखा विरोधाभास देखने को मिल रहा है। एक और तो आंध्र प्रदेश में $15 बिलियन का शानदार विदेशी निवेश आ रहा है, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है। लेकिन दूसरी ओर डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराध तेजी से फैल रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत में डिजिटल अरेस्ट का बिल्कुल कोई कानूनी आधार नहीं है। फिर भी इसके चलते हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है, जिसके खिलाफ अब I4C जैसी संस्थाएं सख्त कदम उठा रही हैं। अब अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर वैश्विक भू राजनीति और सुरक्षा के मसलों की ओर चलते हैं, जो जीएस पेपर 2 और 3 के लिए बहुत अहम है। ऊर्जा सुरक्षा के मामले में भारत के सामने एक गंभीर दोहरी चुनौती खड़ी हो गई है। पहला, ओपेक से यूएई का बाहर निकलना और दूसरा, होर्मुज़ जल डमरू मध्य में अमेरिका और ईरान के बीच की झड़पें। चूंकि भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 85% आयात करता है, इसलिए ऐसी घटनाओं का सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। जरा सोचिए, इन अस्थिरताओं के कारण ही आयात लागत प्रति यूनिट 50% तक उछल गई थी। क्षेत्रीय सुरक्षा की अगर बात करें तो 2 एकदम अलग तस्वीरें सामने आती हैं। एक तरफ एससीओ की बैठक में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद जैसी 3 बुराइयों के खिलाफ बेहद सख्त रुख अपनाया। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण पूर्व एशिया में 1951 के शरणार्थी सम्मेलन जैसा कोई मजबूत ढांचा न होने के कारण अंडमान सागर में रोहिंग्या संकट जैसी दुखद घटनाएं लगातार एक शासन शून्यता की याद दिला रही हैं। चलिए अब भारतीय राज व्यवस्था और शासन से जुड़े कुछ बेहद दिलचस्प मुद्दों पर बात करते हैं। कई बार आंकड़े असलियत से कुछ अलग तस्वीर पेश करते हैं। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनावों में एक अजीबोगरीब हाई टर्नआउट पैराडॉक्स दिखा। दरअसल अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का गहन संशोधन किया, जिससे लिस्ट छोटी हो गई। इसका नतीजा ये हुआ कि गणितीय रूप से मतदान का प्रतिशत अचानक बढ़ा हुआ नजर आया, जबकि वास्तव में वोटरों की कुल संख्या में वैसी कोई वृद्धि नहीं हुई थी। चुनावी विश्लेषण के लिए ये एक बहुत ही बारीक पॉइंट है। न्यायपालिका के मोर्चे पर एक दिलचस्प नैतिक बहस छिड़ गई है। जब कोई जज किसी मामले से खुद को अलग करने से इनकार करता है, तो बैंगलोर सिद्धांतों का संदर्भ आता है। दिलचस्प बात यह है कि भारत में रिक्यूजल के लिए कोई लिखित कानून नहीं है। दूसरी ओर शासन के स्तर पर मध्य प्रदेश भी अब उत्तराखंड और गुजरात की राह पर चलते हुए अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का मसौदा तैयार करने में तेजी ला रहा है। अब आगे बढ़ते हुए सामाजिक न्याय से जुड़े हमारे आखिरी थीम को देखते हैं, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और श्रम अधिकारों की बात शामिल है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत ने एक अहम मील का पत्थर पार किया है। 14 साल की लड़कियों के लिए सिंगल डोज एचपीवी वैक्सीन का आना सर्वाइकल कैंसर को खत्म करने की WHO की रणनीति की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी शिक्षा के अधिकार के तहत एक बड़ा फैसला देते हुए गैर सहायता प्राप्त निजी गैर अल्पसंख्यक स्कूलों में कमजोर वर्गों के लिए 25% आरक्षण को पूरी मजबूती के साथ बरकरार रखा है। और ये देखिए कि कैसे एक स्थानीय मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पहुंच जाता है। नोएडा में न्यूनतम वेतन को लेकर जो श्रम विवाद शुरू हुआ था, वो अब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO तक पहुंच चुका है।
1919 में स्थापित इस संगठन की अपनी एक अनूठी त्रिपक्षीय संरचना है और अब इस मामले की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच की जा रही है। तो कॉन्सेप्ट्स तो हमने समझ लिए, लेकिन अब सबसे अहम सवाल, इन जानकारियों को मेंस के उत्तर में कैसे पिरोया जाए। आइए कुछ फ्रेमवर्क्स पर नजर डालते हैं। हमारा पहला मेंस प्रश्न सीधे तौर पर पश्चिम एशिया की उथल-पुथल और हमारे घरेलू औद्योगिक उत्पादन के बीच संबंध स्थापित करने की मांग करता है। इस उत्तर को बेहतरीन बनाने के लिए इसके प्रभाव के तंत्र को समझाना होगा, बताना होगा कि कैसे तेल के दाम बढ़ते ही मार्जिन सिकुड़ने लगते हैं। इसके बाद अपनी 85% आयात निर्भरता वाली संरचनात्मक कमजोरी का जिक्र करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आखिर में रणनीतिक रिजर्व बढ़ाने और ग्रीन एनर्जी की तरफ रुख करने जैसे ठोस समाधान देने से उत्तर पूरी तरह संतुलित हो जाएगा। दूसरा प्रश्न ओपेक के टूटने और भारत की ऊर्जा कूटनीति पर इसके पड़ने वाले दूरगामी प्रभावों पर केंद्रित है। इस उत्तर की शुरुआत बाजार की अस्थिरता के विश्लेषण से की जानी चाहिए। ये स्पष्ट करें कि कैसे हम एक दोहरी मार झेल रहे हैं। फिर समाधान के तौर पर यह बताना होगा कि भारत कैसे कूटनीतिक रूप से रूस और अमेरिका की तरफ विविधीकरण कर रहा है और कैसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी अक्षय ऊर्जा पहलें हमारी भविष्य की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी ढाल बनेंगी। चलिए, अब समय है हमारे सबसे अहम और तेज तर्रार सेगमेंट का, रैपिड फायर रिवीजन। ये प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल अचूक साबित होगा। पहले सेट के तथ्यों को दिमाग में बिठा लेते हैं। याद रखिएगा, आईआईपी रिजर्व बैंक नहीं बल्कि मॉस्पी जारी करता है, जिसका आधार वर्ष 2011-12 है। ओपेक का मुख्यालय वियना में है और भारत इसका सदस्य बिल्कुल नहीं है। रोहिंग्या मुद्दे के संदर्भ में ये तथ्य अहम है कि भारत ने 1951 के शरणार्थी सम्मेलन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। और हाँ, शिक्षा के अधिकार का 25% वाला कोटा अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होता। अब इस आखिरी सेट पर गौर करते हैं। न्यायिक रिक्यूजल के लिए हमारे यहाँ कोई लिखित कानून नहीं है। आईएलओ की स्थापना संयुक्त राष्ट्र से भी पहले 1919 में ही हो गई थी। एससीओ का हेडक्वार्टर बीजिंग में स्थित है और सबसे बड़ा ट्रैप जिसे हमें याद रखना है, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी चीज भारतीय कानून में मौजूद ही नहीं है और इसके खिलाफ I4C गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। और अंत में एक ऐसा विचार जो न सिर्फ एक जवाब के लिए बल्कि एक बेहतर सोच के लिए जरूरी है। वसुधैव कुटुंबकम, दुनिया एक परिवार है। वैश्विक उथल-पुथल के इस दौर में भारत एक नई विश्व व्यवस्था से कहीं ज्यादा एक अधिक व्यवस्थित और स्थिर दुनिया का आह्वान कर रहा है। इसी विचार के साथ आज के इस विशेष विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो ये थी आज की मुख्य खबरें, लेकिन अगर आप और डिटेल में जाना चाहते हैं तो इस पूरे एनालिसिस की पीडीएफ, जिसमें डिटेल्ड नोट्स और प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यूज भी शामिल हैं, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन और बायो में दिए गए लिंक पर क्लिक करके चैनल से जुड़ सकते हैं।